नमस्कार। प्रयागराज की पतित पावनी धरती से मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आपका अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में बहुत स्वागत है। और आज IBC24 टीम जो इस महाकुंभ की शान है, देखिए अखाड़े पहली शान है और दूसरी शान होते हैं कल्पवासी। आज हम लोग उनके बीच में आए हैं, चूंकि उनसे जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था और कैसे नियम धर्म से वो रहते हैं। लेकिन हम सबसे पहले पहली स्टोरी की बात करेंगे। पहली जो आज हमारी स्टोरी है वो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से जुड़ी है। प्रयागराज में ये भी आए हुए हैं। कबीर धाम आश्रम की बात है। यहाँ पर एक इतनी बड़ी रोटी बनाई जा रही है जिसे 4 लोग आराम से खा सकते हैं। बहुत बड़ी रोटी है और रोजाना इस आश्रम में 40 क्विंटल चावल, 25 क्विंटल आपको बता दें कि आटे का इस्तेमाल किया जा रहा है और 5 क्विंटल दाल, यानी हजार लोग रोजाना यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। एक अनुमान है कि 10,000 लोग यहाँ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आप उस रिपोर्ट को देखिए। प्रयागराज कुंभ में लगातार भोजन भंडारे चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो चर्चाओं के विषय बना हुआ है वो संत कबीर साहब के आश्रम में चल रहा भंडारा है। महाकुंभ की महारोटियां यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। आप देखेंगे कि एक ही रोटी का साइज इतना बड़ा है कि यहाँ पर इस एक रोटी को 4 लोग बहुत ही आराम से खा सकते हैं। खास बात यह है कि रोजाना का 25 कुंटल से ज़्यादा आटा इस भंडारे में लगता है और 10,000 से ज़्यादा लोग रोजाना यहाँ पर भोजन प्रसादी संत कबीर साहब के जो आश्रम बना है सेक्टर 6 में वहाँ पर पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि तमाम सारे ये जो आश्रम के सेवादार हैं वो लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। कई सारी महिलाएं हैं जो रोटियां बनाती हैं। हम देखेंगे, आपको ये समझ में तो आ रहा होगा इस तरीके देखने में, लेकिन जब मैं इसे उठाता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये रोटी का साइज इतना बड़ा है, यानी कि इस एक रोटी को तकरीबन 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं। इतना बड़ा ये रोटी का साइज। महाकुंभ की इसे महारोटी कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। कई सारे लोग जो हैं ये सेवादार हैं जो कि अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और यहाँ पर दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों को भोजन एक साथ करवाने के लिए इतनी ही बड़ी संख्या में लोगों की भी आवश्यकता होती है, सेवादारों की भी आवश्यकता होती है। आश्रम के जो सेवादार हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? सेवादास। कितने लोगों का भोजन रोजाना बनता है? कितना क्विंटल आटा लगता है? 10 कुंटल आटा लगता है, समय पर से 25 कुंटल भी बनता है। अच्छा। और 30-35 कुंटल तो चावल बनता है जी। और 3 कुंटल दाल बनता है। अच्छा। और कम से 14 कुंटल एक और यहाँ में 7 कुंटल सब्जी चूरता है। तो 7 दूनी 14 कुंटल सब्जी चूरता है। अच्छा। हाँ। और की अगर बात करें तो कितने 10,000 से ज़्यादा लोग आते होंगे? हाँ 10 से 15 लगभग आते हैं। अच्छा। हाँ। सेवादार कितने काम कर रहे हैं? सेवादार कम 30-40 जन हैं। 40 जन? हाँ। सेवा कर रहे हैं आश्रम में? आश्रम में सेवा कर रहे हैं ना हम, बहुत दिन हो गए। अच्छा। ये 15 साल हो गए हमारे। हाँ। आश्रम से जुड़े हुए 15 साल? हाँ, आश्रम से। कैसा अनुभव है, क्योंकि महाकुंभ में आप महासेवा दे रहे हैं? हाँ, सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल। कितने घंटे काम करते हैं आप लोग सब? 24 घंटे ज्यादा हो जाता है कभी कभी। तो ये देखिए इन लोगों की मेहनत है और किस तरीके से फिर इस रोटी को काटा जाता है वो देखिए तरीका। ये जो तैयार किया गया है आश्रम की ओर से, इस तरीके से इस रोटी को फिर काटा जाता है, क्योंकि रोटी का साइज बहुत बड़ा है। सभी लोगों में किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसकी तैयारी होती है। तो ये इस तरीके से फिर उसे प्रॉपर कट किया जाता है। यही वो रोटी जो कट के इस आश्रम में आ जाती है। और सिर्फ यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ सब्जी रोटी यहाँ पर मिल रही है, लोगों को चावल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, सब्जी मिल रही है और मीठे के लिए भी एक प्रसाद मिल रहा है। तो हमने आपको ये दिखाया है कि आज किस तरीके से महाकुंभ में महारोटियां तैयार की जा रही हैं। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ में रवि हेमराज सिसोदिया, प्रयागराज। अगर आप प्रयागराज के रहने वाले हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये आपका सौभाग्य है कि आप प्रयागराज में रह रहे हैं और यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। लेकिन अगर आप कहीं छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और यहाँ पर आए हुए हैं इस महाकुंभ में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन आपको रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार ने इसका भी इंतजाम करके रखा है। यहाँ छत्तीसगढ़ पेविलियन बाकायदा बनाया गया है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं अपने परिवार के साथ। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मैं इस वक्त प्रयागराज में हूं और छत्तीसगढ़ पेवेलियन में मौजूद हूं। यहां पर आपको बता दूं कि इस समय आप देखिए रात के 12:12 हो चुकी हैं और कड़ाके की ठंड इस समय पड़ रही है प्रयागराज में। और इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या व्यवस्था की वो आपको दिखाते हैं कि जो श्रद्धालु छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने संगम में, उनके लिए रुकने की व्यवस्था की। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम किस तरीके से व्यवस्था की वो दिखाएंगे कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, क्योंकि ये ठंड इस समय पड़ रही है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो महिलाएं पुरुष परिवार के साथ रोज़ आ रहे हैं उनके यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी की गई है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रुकने की व्यवस्था, बाकायदा आप देखेंगे पलंग दिया गया है, रजाई है, तकिए हैं, तमाम सुविधाएं दी गई है ठंड से बचने के लिए। कुछ महिलाएं जग रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हालांकि लेट बहुत हो गए। ये बताइए जो व्यवस्था की गई है क्या कुछ कहेंगे आप लोग? बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। इतना अच्छा अरेंजमेंट मेरे ख्याल से कोई शासन करके नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो क्या सोच के आए थे यहाँ पे, कैसी व्यवस्था होगी उस हम लोग का कुछ आइडिया नहीं था कि पता नहीं हम लोग जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। सब टीवी में सुनते थे कि बहुत भीड़ है, अभी तो नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया है व्यवस्था। योगी जी बोलते हैं ना दिव्य भव्य वैसी है। हाँ, मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़िया बहुत बढ़िया ऐसा बोलते हैं, उस हिसाब से बहुत बढ़िया। सोचे नहीं थे उससे अच्छी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अंदाज़ा नहीं था इतनापन, जैसे टीवी में कई बार दिखा देते थे कि बहुत ठंडी है, भीड़ है, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ओढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए, प्रसाधन, सबकी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हम लोग लेडीज़ बहुत डर के आई थी कि कहाँ रहूँगी, कहाँ सोऊंगी, क्या खाने का मिलेगा। हम लोग अलग से टेंट का क्या व्यवस्था किया, लेकिन यहाँ पर आके जो व्यवस्था देखी, मतलब भगवान को जैसा सोच के भगवान ने हमको ऐसा मिला दिया। देखिए ये महिलाओं का अनुभव है और कुछ पुरुष अभी जाग रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइए आपका अनुभव क्या है, क्या कहेंगे? और कहाँ? अच्छा, बहुत अच्छा था। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है और उम्मीद भी थी कि इतनी व्यवस्था तो होगी ही, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ पे सहायक साहब का काम बहुत अच्छा है। सरकार का शानदार और बेहतरीन और अनुपम व्यवस्था है, अद्भुत है। मैंने ऐसा हम लोग नहीं सोचे थे। अच्छा है व्यवस्था। बस थोड़ी सी एक और चीज़ है कि हम लोगों को आज यहाँ ढूंढने में 6 से 7 घंटे लगे आते आते। तो हम लोगों को लगता है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार जो यहाँ पे प्रतिनिधि भेजे हैं, तो उनको कम से कम जो चौक में जहाँ पे रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के लिए एक उनके मार्गदर्शक के रूप में चौक में जो है और व्यवस्था करना चाहिए छत्तीसगढ़ वालों के लिए। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी बाकी ये बताइए? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, संतुष्ट हैं। जो तकलीफ हमको मिला यहाँ आने के बाद, वो तकलीफ जो है मन से हट गया। माने गाइडेंस जो स्टेशन से जो अपने को मिलता है ना, वो थोड़ा सा वीक है। क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है तो थोड़ी बहुत कमियां रहती है। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि तमाम सुविधाएं दी गई है, थोड़ा सी मार्ग निर्देशिका भी दी जानी चाहिए। और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि बीच में बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन यहाँ जब पहुँचे छत्तीसगढ़ के डोम में, तो जो सुविधाएं यहाँ पे मिली है रात रुकने के लिए और जो व्यवस्थाएं की गई है खाने पीने को लेकर भोजन की, तो उनका सारा जो परेशानी का गुस्सा था वो दूर हो गया। तो देखिए अलग अलग नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। अब दूसरे कक्ष में भी आए हैं जहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर मुंगेली से ये लोग आए हुए, इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ से हम लोग आए हैं, जिला मुंगेली से। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ हम लोग रुके हैं, ठहरे हैं। यहाँ का जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छा है। भक्ति कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, एक आध भजन गुनगुना देंगे कुछ? बहुत बढ़िया। तोरे तन ले ये पंछी उड़ा जाही रे, ये जिंदगी मैना बरोबर उड़ा जाही ना, जिंदगी मैना बरोबर उड़ा जाही ना। तोरे तन ले ये पंछी उड़ा जाही रे, जिंदगी मैना बरोबर उड़ा जाही ना, जिंदगी मैना बरोबर उड़ा जाही ना। बहुत शानदार भक्ति हो रही है यहाँ पर। आप बताइए क्या कहेंगे, आप लोग किस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए हम लोग तो परसों से आए हैं, परसों से देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ की व्यवस्था खाना से लेकर के सोने रहने हर एक चीज़ की व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, जिसको हम बोल नहीं सकते। हर एक चीज़ ऐसे हमको घर जैसा सुविधा मिल रहा है यहाँ पर।
छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। देखिए यही बात मैं फिर से दोहराऊंगा, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, क्योंकि न सिर्फ छत्तीसगढ़ के पवेलियन बनाया गया यहाँ पर, बल्कि जिस तरीके से भव्यता से बनाया गया, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए रुकने की व्यवस्था की गई है, लेकिन बाहर से लोग भी आकर पूरे पंडाल को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इस महाकुंभ में एक बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ कैमरामैन अखिलेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। तो आपने सबसे बड़ी रोटी देखी और रुकने की व्यवस्था देखी, और अब आपको बताते हैं अखाड़ों की बात। चूंकि अखाड़े यहाँ पर हजारों हजार लोगों को रोजाना भोजन करा रहे हैं। 13 अखाड़े हैं, अलग अलग जगह पे यहाँ पर आइए और आप भोजन कर सकते हैं। अन्नदान तो ये कर ही रहे हैं। मान्यता ये है कि साधु संत को दान किया जाता है, लेकिन यहाँ साधु संत भी अन्नदान कर रहे हैं। सेक्टर 20 में ही एक निर्मल अखाड़ा है, यहाँ पर बकायदा मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से केंद्रीय चिकित्सालय खोले गए हैं और जगह जगह पर चिकित्सालय खोले गए हैं, लेकिन फिर भी निर्मल अखाड़े ने अपने तरफ से, अपनी व्यवस्था की तरफ से यहाँ पर लोगों का इलाज कर रहे हैं। और बकायदा डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं, MBBS MD डॉक्टर बैठते हैं। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। इस रिपोर्ट को भी आप देखिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्थापित हुए अखाड़े मानव सेवा की भी मिसाल पेश कर रहे हैं। इस वक्त मैं प्रयागराज महाकुंभ के मेला क्षेत्र का दृश्य आपको दिखाऊंगा। ये निर्मल पंचायती अखाड़े की ओर से पूरे कुंभ के दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। और निर्मल अखाड़ा परिसर के भीतर आप देखेंगे कि 13 जनवरी यानी जब से इस पौष पूर्णिमा के पर्व के साथ महाकुंभ की शुरुआत हुई, तब से लेकर 3 फरवरी तक जो अंतिम शाही स्नान है, उस तारीख तक ये निरंतर यहाँ हेल्थ कैंप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति यदि वो तबीयत उसकी नासाज है तो यहाँ पहुँचकर न सिर्फ कंसल्ट कर सकता है डॉक्टर से, बल्कि दवाएं भी ले सकता है। साधु सन्यासी भी जो हैं यहाँ पर, वो मेला क्षेत्र में यहाँ पर हैं। उन्हें यदि कोई तकलीफ़ है तो आप देखिए कि तत्काल उनका चेकअप होता है और उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट भी मुहैया करवाया जा रहा है। एक डॉक्टर साहब दिख रहे हैं अभी, और वो एक यहाँ निर्मल पंचायत के निर्मल अखाड़े के एक सन्यासी हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। ये मानव सेवा की एक मिसाल कहा जाता है कि निर्मल पंचायती अखाड़ा जो है वो हमेशा मानव सेवा को अपनी प्राथमिकता में रखता है। ये हेल्थ कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किस तरह से प्रोवाइड करवा रहे हैं आप? ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से ये कैंप है। हर 6 साल में जब कुंभ लगता है, जब अर्ध कुंभ लगता है, हम इस गुरुद्वारा के साथ क्या टाई अप है, तो हम लोग यहाँ पे हर साल प्रोवाइड करते हैं फ्री सर्विस। किस तरह का इलाज यहाँ पर आप लोग मुहैया करवा रहे हैं, और यदि कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है तो फिर क्या अखाड़े की ओर से प्रयास? श्रद्धालु हैं, बुखार होता है उन्हें, आजकल वायरल होता है, इतने ठंड के मौसम में ज़्यादातर बुखार, दर्द, उस सब की दवा है हमारे पास। पर फिर भी अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो अखाड़े में एक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं इमरजेंसी के लिए। इतना पैदल भी चलना होता है यहाँ पर लोगों को, सन्यासी तो चल ही रहे, तो क्या साथ साथ में सलाह क्या दे रहे हैं आप लोग, कैसे कोई फिट रहे इस मौसम में? ये है कि अभी तो धूप निकली है, लेकिन ज़्यादातर ठंडा मौसम रहता है, तो मौसम के समय में आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, गुड़ का सेवन करें, घी खाएं, दूध, दही, ये सारी चीज़ें अगर लेते रहेंगे तो इम्यूनिटी बनी रहेगी, वैसे ही कोई बीमारी नहीं होगी। पूरे कुंभ के दौरान आप लोग यहीं निवास करके ये सेवा दे रहे हैं? जी असल में हाँ, आप कह सकते हैं। हमारा जो निवास है यहीं पास में ही है, तो हम यहीं आते हैं, सेवा देते हैं। फिर और भी जगह मतलब अपनी जो है हमारे क्लिनिक है वहाँ पे भी हम जाते हैं, लेकिन दिन में हमारा यहीं गुजरता है। चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जो ये बताता है कि अखाड़े किस तरह से इस कुंभ के दौरान निःशुल्क भोजन तो दे ही रहे हैं, लेकिन इस तरह से लोगों की सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। और अगर आपको कुंभ मेला क्षेत्र में यदि किसी तरह की कोई तकलीफ होती है तो आपके मुफ्त इलाज के लिए, चेकअप के लिए आप निर्मल पंचायती अखाड़ा ज़रूर आ सकते हैं। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। प्रयागराज के इस महाकुंभ में सब अपनी अपनी मनोकामना लेकर आए हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जो उन्होंने पाप किया है वो धुल जाए, जैसे ही डुबकी लगाएं, और कुछ अपनी अपनी मनोकामना, जन भावना, जन सेवा को भी लेकर आए हैं। ऐसे ही एक आशुतोष महाराज हैं जो मथुरा से आते हैं। मथुरा जन्मभूमि मुक्ति के लिए ये
शतचंडी यज्ञ कर रहे हैं। ये रिपोर्ट भी आप देखिए, बड़ी खास रिपोर्ट है। 144 वर्षों बाद आए कुंभों के कुंभ महाकुंभ को, प्रयागराज महाकुंभ को सर्व सिद्धि प्रदय महाकुंभ कहा जा रहा है। यानी इस महाकुंभ में जो कामना की जाएगी वो अवश्य पूरी होगी। और एक कामना सनातन हिंदू समाज की ये है कि अयोध्या राम जन्मभूमि के बाद प्रभु श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि मुक्त हो। यहाँ पर मूर्ति विराजमान है प्रभु श्री कृष्ण की, और आप देखेंगे कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। ये स्लोगन भी लिखा गया है और प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त करवाने के उद्देश्य के साथ यहाँ पर पूजा पाठ उपासना यज्ञ किया जा रहा है। और आशुतोष महाराज जी से मैं आपको मिलवाऊंगा, जो प्रभु श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में वादी भी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे वो किस तरह की साधना कर रहे हैं। वो सतत खड़े हुए हैं 13 तारीख से, जब से महाकुंभ ये प्रारंभ हुआ है तब से उन्होंने ये प्रतिज्ञा करी हुई है कि वो क्षण मात्र के लिए भी बैठेंगे नहीं, लेटेंगे नहीं, सोएंगे नहीं। इसी तरह वो इस प्रतिज्ञा के साथ कि मथुरा को मुक्त कराना है, जन्मभूमि को मुक्त कराना है, इस तरह से ये हठयोग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। आशुतोष महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। मैं जानना चाहता हूँ क्या है ये महाराज जी, इतना कठिन तप आपका चल रहा है, हठयोग चल रहा है? कठिन नहीं है, ऐसी ऐसी तपस्या हमारे संत कर रहे हैं। हम तो एक छोटा सा प्रयास माँ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, इसको लेकर शतचंडी महायज्ञ का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, जिनका जन्मभूमि छीन ली गई है, जिनका घर ही छीन लिया गया है, उनकी वापसी के लिए माननीय न्यायालय में हम लोगों को विजय प्राप्त हो, इसके लिए हम तप और आराधना कर रहे हैं। तो कानूनी लड़ाई तो आप लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस प्रयागराज महाकुंभ में कहा जा रहा है कि सर्व सिद्धि प्रदय यह कुंभ है और ये उपासना भी चल रही है। देखिए, कानून में संविधान से हम लोग चल रहे हैं, परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, हमारे पूज्य संत ऋषि मुनि कहते हैं कि तप के बिना कोई भी सफलता नहीं मिल सकती है। कोई भी महायज्ञ यदि नहीं करेंगे तो हम लोग किसी भी मुकदमे में नहीं विजय होंगे। हम लोग अपने कन्हा लल्ला की, जो कान्हा की जो जन्मभूमि है, उसको मुक्त कराने के लिए माँ शाकुंभरा से आराधना कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारी माँ प्रसन्न होगी और जल्द ही जन्मभूमि मुक्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आपको दिखाया और मिलवाया आशुतोष महाराज जी से, जो ये कठिन तप कर रहे हैं, एक योग कर रहे हैं कि वो इस तरह से खड़े ही रहेंगे, लेटेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, जब तक कृष्ण जी की जन्मभूमि मुक्त नहीं हो जाती। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये कहावत कुंभ नगरी यानी प्रयागराज के एक किले से निकली है, समुद्र गुप्त का किला, जो उल्टे किले के नाम से बड़ा मशहूर है। अब किला तो नहीं बचा, उसके अवशेष सिर्फ बचे हुए हैं। हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया यहाँ पर पहुँच गए इस उल्टे किले पर। इस उल्टे किले की क्या कहानी है, अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो उसकी क्या धार्मिक मान्यता है, वो भी आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अंधेर नगरी के चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये कहावत आपने कई मर्तबा सुनी होगी, लेकिन आखिरकार ये कहावत जुड़ी कहाँ से है? ये जुड़ी हुई है प्रयागराज के इस उल्टे किले से, और यहाँ पर बना हुआ है समुद्र कूप। बताते हैं कि यहाँ के राजा ने जल के आह्वान के लिए लगातार यहाँ पर इस समुद्र कूप के लिए आह्वान किया था, और काफ़ी ऋषि मुनियों के साथ में एक हवन करवाया था, तब जाके इस समुद्र कूप तीर्थ जो है इसमें से ये जल निकला था। इसकी खास मान्यता ये है कि अगर 3 दिन रहकर यहाँ पर कल्पवास किया जाए तो व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा कि इस बोर्ड पर भी लिखा है कि नारद जी ने भी युधिष्ठिर से कहा है कि 3 दिन यहाँ पर रहकर कल्पवास किया जाए, भावना से, श्रद्धा से मानते हुए। जब आप यहाँ 3 दिन रहते हैं, कल्पवास करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। देखिए, कई सारे लोग जो है यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, कई लोग इसके अंदर सिक्का डालते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। लेकिन एक खास बात यह है कि ये अंधेर नगरी के चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा की जो कहावत है वो इसी किले से जुड़ी हुई है। यानी कि राजा अपने
प्रशासन में इतना मदहोश हो चुका था कि उसके समय में सब्जी और सोने का भाव एक हो गया था और सारी व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्थ हो गई थी। इस तरीके की कहावतें जो हैं इससे जुड़ी हुई है और ये वो समुद्रकूप बना हुआ है। कहते हैं कि ये समुद्रकूप सीधे समुद्र से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका लगातार इसका पानी कभी सूखता नहीं है। और लेकिन ये भी एक दूसरी कहावत है कि इसमें जो महाराजा समुद्रगुप्त थे उन्होंने अपनी जो पत्नी है उसके 100 वर्ष पूरे होने के बाद में यहाँ पर साधु संतों के माध्यम से एक यज्ञ करवाया था, जिसके बाद ये समुद्रकूप उत्पन्न हुआ था। और किस तरीके की मान्यता है इसको लेकर कई सारे युवा जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए भी आए हैं, उनसे हम भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ घूमने आए थे, देखा ये किला आपने? नहीं जी देखा है। हाँ, कैसा लगा किला आपको? ये किला तो बहुत अच्छा है और काफ़ी यहाँ चीज़ें देखने को मिली हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पर? ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को। ये वो समुद्रकूप है। इस समुद्रकूप से लगातार लोग, जैसे मैंने कल्पवास की बात करी, लोग महात्माओं के वहाँ जाकर कल्पवास करते हैं, तो यहाँ पर भी 3 दिन कल्पवास करने से सभी लोगों के नष्ट होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यहाँ के एक इतिहास की पन्नों में प्रयागराज में एक ये कहानी भी जुड़ी हुई है। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, प्रयागराज। और प्रयागराज में सोमवार को एक नागा साधु का अनोखा रूप भी देखने को मिला। नागा साधु पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और वहीं से लोगों का आशीर्वाद देने लगे। उनका कहना है कि 6 साल बाद वो बाहर निकले हैं और लोगों को दर्शन दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर बैरिकेड में नागा साधु चढ़ गए थे और पुलिस की बैरिकेडिंग में चढ़ने के बाद इनकी ये जो तस्वीर है वो खूब वायरल हो रही है। ये अनोखा स्वरूप नागा साधु का आप देख पा रहे हैं। महाकुंभ में हर दिन अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, चाहे नागा साधु की बात की जाए या फिर वहां जो श्रद्धालुओं की भीड़ है उनकी बात की जाए। अलग अलग तरीके से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। और उसी क्रम में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नागा साधु की, वो देखिए बैरिकेडिंग के ऊपर वो चढ़ गए थे और इनका अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। यहाँ अभी क्यों नाराज हो के आप ऊपर बैठ गए हैं? पुलिस वाला मुझे उंगली कर दिया, बापू यहाँ से जाओ। अरे भाई, हम 6 साल में गुफा से निकले हैं आप लोगों के लिए दर्शन देने। आप लोगों को इतराज है आउता कुंभ में नहीं आऊं। रितांबरा दीदी भी प्रयागराज के इस महाकुंभ में आई हैं और बाकायदा उनका एक कैंप लगा हुआ है जहां पर जो उनको सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। आप वहां जाइए, उनके विचारों को सुनिए। उनसे हमारी टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो बातचीत का अंश आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में साध्वी रितंबरा भी यहाँ पर आई हुई है और उनसे बातचीत करते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं आप बताइए प्रयागराज में इस समय? प्रयागराज में आस्था का, श्रद्धा का, सनातन के प्रति निष्ठा का प्रवाह है, सागर उमड़ा हुआ है। सारे संसार के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। भगवती गंगा और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। सनातन का अद्भुत दृश्य है। जिस प्रकार से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और बिना किसी परेशानी के सब दर्शन हो रहे हैं, सबको स्नान हो रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग तो स्वयं देव हैं, वो तो तीर्थों के स्वामी हैं, अध्यक्ष हैं वो। इसीलिए कुंभ के इस अवसर पर सारे तीर्थों का तीर्थत्व, सारी पुरियों की पावनता और सारी आध्यात्मिक शक्ति एक साथ है। हमेशा देखा जाता था पिछले कुछ समय से कि युवा जो है आध्यात्म से भटक रहा है, लेकिन इस बार उल्टा दिख रहा है। आध्यात्म की तरफ युवा बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। तो क्या समझा जाए? ये तो बहुत पुण्य प्रताप है हमारे पूर्वजों का, ऋषियों का, जो हमारी युवा शक्ति अपने धर्म की तरफ जो है उन्मुख हुई है। सनातन बोर्ड को लेकर आपके क्या विचार हैं? आखिरी सवाल। निश्चित रूप से उसे बनना चाहिए। हमारी जो मंदिरों पे सरकारी नियंत्रण से मंदिर मुक्त होने चाहिए। जितनी भी जो मंदिरें हैं उस पे से सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए, ये उनका साफ मानना है। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। अतुल कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।